सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में भी दे रखा है, तो दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो इससे पहले अपन ने 6 चैप्टर पढ़े हैं, तो आपने उनकी वीडियो देखी होगी और आपको चैप्टर भी समझ में आए होंगे। तो अपन ने इसके अंदर जो मोस्ट फैक्ट है यानी कि पाठ को सारांश रूप में पढ़ रहे हैं ताकि कम समय में आपके इस पाठ की तैयारी हो जाए। तो पिछले पाठ में अपन ने देखा था कि किस तरह से ब्रिटिश ने अंग्रेजी शासन ने हमारे देश पर अधिकार किया, एक व्यापार करने के लिए वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी धीरे धीरे यहाँ के शासकों को उन्होंने अपने अधीन किया और साथ में यहाँ के व्यापार उद्योग धंधों पर सब पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, और उनको जो है एक व्यापार करने के उद्देश्य, उनका व्यापार करने का उद्देश्य था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों को इस तरह से प्रभावित कर दिया कि बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न कर दी। किसानों को भी है जो उनको मनमाने ढंग से कर वसूलते थे, ठीक है, तो उनकी स्थिति दयनीय हो गई, है ना। तो किसान है, शासक है, कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं, है ना, कुछ ऐसे जो समझदार लोग हैं जिनको पता चला कि हाँ हम तो जो है गुलामी में जी रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो भी पीड़ित लोग थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासक का विरोध करना शुरू कर दिया। तो इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोकप्रिय जन प्रतिरोध हुए हैं जो ब्रिटिश के विरोधी थे और उसका क्या परिणाम हुआ। तो पढ़ते इस पाठ के अंतर्गत, लोग विद्रोह क्यों करते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। लोग विद्रोह क्यों करते हैं? वे तभी विद्रोह करते हैं जब उन्हें अनुभव होता है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो विद्रोह कब होता है? जब हमें ये पता चलता है, लोगों को ये पता चलता है जब उनके जो अधिकार है, जो मानव होने के नाते जो अधिकार उनको मिले हुए हैं, वो उनसे छीने जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि सभी प्रतिरोध आंदोलन किसी न किसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध प्रारंभ होता है। तो जो भी आंदोलन होता है वो किसी न किसी शोषण के विरुद्ध ही आरंभ या प्रारंभ होता है। अंग्रेजी शासन जिसकी नीतियों ने भारतीयों के अधिकारों, प्रतिष्ठा व आर्थिक स्थिति की अवमानना की, वे सभी इस शोषण का प्रतीक है। तो जो अंग्रेजी शासन है उन्होंने क्या किया, भारतीयों के अधिकारों की, प्रतिष्ठा की और आर्थिक स्थिति की अवमानना की। ठीक है, तो ये सभी कारण थे जो कि शोषण के प्रतीक थे। अगला पॉइंट है जन विद्रोह व प्रतिरोध के कारण। जब वॉरेन हॉस्टिक ने बनारस पर आक्रमण किया और धन व सेना की अन्यायपूर्ण मांग पूरी करने के लिए राजा चेत सिंह को जेल में डाला तो बनारस के लोगों ने विरोध किया। तो जब वॉरेन हॉस्टिक ने क्या किया, बनारस पर आक्रमण किया, तो आक्रमण के समय जो धन लगा और जो सेना का खर्चा आया वो सारी ही मांग की पूर्ति के लिए उन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से राजा चेत सिंह को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया गया। तो लोगों ने उसका विरोध किया। मद्रास प्रेसिडेंट में जब अंग्रेजों ने सामंतों के सैनिक व भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। तो देखो, सामंत थे, जो राजा के सामंत थे, सामंतों के पास पहले कई अधिकार थे, लेकिन जब से अंग्रेजी शासन आया तो सारे अधिकार सामंतों के भी छीन गए थे। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया, सामंतों ने भी उनका अंग्रेजों का जो है विरोध करना शुरू कर दिया। धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, तो जो भी हमारे हिंदू धर्म है, जो भी हमारे भारत में जो भी लोग रहते थे उनके जो भी धार्मिक रीति रिवाज थे उनमें भी क्या किया, उन्होंने हस्तक्षेप किया, है ना, अंग्रेजों ने, है ना। उनके धार्मिक रीति रिवाजों को उन्होंने अच्छा नहीं बताया, उनकी अवहेलना की, उनकी जो है मजाक उड़ाई। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, तो ये इस वजह से भी लोकप्रिय आंदोलन शुरू हो गए। तो धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप इन लोकप्रिय आंदोलनों का एक और कारण था। अगला है जन विद्रोह व प्रतिरोध की प्रकृति। अब वो प्रकृति क्या रही, जो भी जन विद्रोह हुए, जो भी प्रतिरोध यानी जो भी विद्रोह हुए, उनकी क्या प्रकृति रही। अपना विरोध प्रकट करने के लिए विद्रोहियों द्वारा दमनकारियों के प्रतिरोध में हिंसा व लूटपाट जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाता था। निम्न व शोषित वर्ग प्राय अपने शासकों पर आक्रमण करते थे। प्रत्येक सामाजिक वर्ग के पास औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के अपने निजी कारण थे। तो जो भी सामाजिक वर्ग थे, जो भी जातियाँ थी, उनके पास अपने अलग अलग कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो भी है, जो उनका साम्राज्य था, जिनके जो भी शक्ति उनके ऊपर कार्य कर रही थी, चाहे वो ब्रिटिश शक्ति हो, चाहे वो राजा की शक्ति हो, ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए जमींदार व शासक अपनी जमीन और संप्रदाय पुनः प्राप्त करना चाहते थे। तो जमींदारों और शासकों ने क्यों विद्रोह किया ब्रिटिश शासक का? क्योंकि वो अपनी जमीन और अपना संप्रदाय वापस प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उस पर सबका उन पर अधिकार किसका हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इसी प्रकार जनजातियों के समूह ने इसीलिए विद्रोह किया कि वे नहीं चाहते थे कि व्यापार और सूदखोर में उनके जीवन में हस्तक्षेप हो। तो देखो, जो भी जनजातीय जातियाँ थी वो क्या करती थी, वो व्यापार करती थी,
ठीक है, जो छोटे छोटे है ना वस्तुओं को बेचना है, व्यापार है, उनके जो कुछ ऐसे ही वो रोजगार के कार्य करती थी। उनके अंदर जो ब्रिटिश शासन ने क्या किया, उनके काम काज में हस्तक्षेप किया, दखल अंदाजी की। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जो ब्रिटिश शासन है वो हमारे व्यापार के अंदर, हमारे सूदखोर के अंदर उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप करे। तो यही उनके विद्रोह का कारण जनजातियों का था। 19वीं शताब्दी में किसानों व जनजातियों के विद्रोह। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1760 की कालावधि में, कालावधि यानी समय में, ठीक है, तो 1760 के समय के दौरान, तो कालावधि से शुरू करें तो सन्यासी विद्रोह तथा बंगाल व बिहार में मछुआरों के विद्रोह तक शायद ही कोई वर्ष होगा जिसमें कोई भी सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। 1763 से 1856 तक 40 मुख्य विद्रोह हुए। ये सभी विद्रोह स्थानीय थे पर अपनी विशिष्टताओं पर वे प्रभाव की दृष्टि से भिन्न भिन्न थे। तो स्थानीय उस स्थान विशेष पर ही वो विद्रोह हुए, लेकिन उनकी विशेषता और प्रभाव के आधार पर वो भिन्न भिन्न थे। देखो, मछुआरा विद्रोह हुआ, बंगाल और बिहार में विद्रोह हुआ, कुछ सन्यासियों ने विद्रोह किया, ठीक है, तो वो भी अपने हिसाब से, अपनी अपनी दृष्टिकोण से वो क्या थे, विशिष्ट और प्रभावपूर्ण थे। किसान विद्रोह। अब किसानों ने भी क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। स्थायी बंदोबस्त या स्थायी व्यवस्था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। स्थायी व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, स्थायी व्यवस्था कर दी। अब किसान जमींदार, जो किसान है वो भूमि का स्वामी ना रहकर जो वहाँ का जमींदार है उसको भूमि का स्वामी बना दिया गया। परंतु यदि वे समय पर लगान नहीं भरते तो उनकी जमीनों को ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दिया जाता था। तो अगर वो जमींदार समय से किसानों से कर वसूल करके ब्रिटिश शासन में जमा नहीं करवा पाता था, है ना, लगान जमा नहीं करवा पाता था समय से, तो वो क्या करते थे, ब्रिटिश शासन क्या करते थे, एक ऊंची बोली लगाकर उन जमीनों को वो दूसरे किसी को बेच देते थे। अतः जमींदार और भूस्वामी किसानों से धन छीनने को मजबूर हो गए। तो इससे क्या हुआ, जमींदारों पर भी एक प्रेशर आया कि उनको भी समय से लगान देना होता था। तो जमींदार है, जो भूस्वामी है, भूमियों के जो स्वामी है, उन्होंने फिर किस पे अपना शक्ति आजमाई, उन्होंने किसानों पर धन छीनना और के लिए वो मजबूर हो गए और वो किसानों पर अत्याचार करने लग गए। चाहे उनकी सारी फसल नष्ट हो गई हो, चाहे किसानों की सारी फसल नष्ट हो ही क्यों नहीं हो गई हो, लेकिन फिर भी उनको लगान देना तो देना ही पड़ता था, ठीक है। तो अब देखो, फसल ही नष्ट हो गई तो किसान कैसे अपना कर्जा चुकाए, कैसे अपनी लगान देगा ना। जब खेत में किस फसल होगी तभी तो अपने लगान चुका पाएगा, लेकिन जब फसल ही नहीं हुई उसके बावजूद भी उनको क्या देना पड़ता था, जमींदारों को लगान देना पड़ता था। तो आपने कई बार ऐसी मूवी देखी होगी जैसे लगान मूवी है, ठीक है, तो ऐसी मूवी होगी जिसमें इस तरह की स्थिति को, जो ब्रिटिश कालीन स्थिति है उसको बताया गया है कि भले किसान में अकाल पड़ गया, अकाल के कारण फसल बर्बाद हो गई, फसल नहीं हुई, लेकिन फिर भी किसानों को तो क्या देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था। उनकी लगान की राशि निश्चित कर दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में चाहे उनकी सारी फसल नष्ट हो गई हो, किसान प्राय ऋणदाताओं से ऋण लेते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे, वो अपनी लगान चुकाने के लिए, चाहे वो पैसों के रूप में हो चाहे वो अनाज के रूप में, तो अनाज में तो पैसों के रूप में लगान चुकाओ, तो जो सूदखोर थे, है ना, जो ऋणदाता थे, साहूकार थे, उनसे फिर वो ऊंची कीमत, जो है ना ऊंचे जो ब्याज दर पे वो उनसे कर्जा लेते थे। तो किसानों के साथ दोहरी मार थी, एक तो उनकी फसल नहीं हुई, दूसरा वो कर्जे के बोझ तले भी दबे जा रहे थे, जिन्हें महाजन कहा जाता था। तो जो भी ऋण देते थे, ऋणदाताओं क्या कहते थे, महाजन। इस स्थिति से बाहर आने के लिए किसानों ने अब नील, गन्ना, पटसन, कपास, अफीम जैसे व्यापारी फसलों को उपजना शुरू कर दी। तो देखो, तो ये स्थिति को उबरने के लिए किसान व्यापारिक खेती करने लगे, क्योंकि नील है, गन्ना है, पटसन है, कपास है, अफीम है, ये व्यापारिक कृषि थी। उनसे उनको पैदावार जो होती थी, उससे उनको आमदनी ज़्यादा होती थी। वह यही से कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू हुआ। अंततः खाद्यान्नों की कमी हो गई। अब खाद्यान्न यानी कि जो भी गेहूं है, बाजरा है, जो भी खाने लायक जो भी अनाज है, खाने लायक जो कृषि है जिसका हम उपयोग करते हैं खाद्यान्न के रूप में, तो खाद्यान्न का क्या हो गया, कमी हो गई, क्योंकि अब वो व्यावसायिक कृषि होने लगी। तो खेतों के अंदर गन्ना, कपास, पटसन, अफीम आदि फसलों की उत्पादन होने लगी। तो जो अभी खाद्यान्न फसलें है उनकी कमी हो गई। वह अकाल पड़ने लगा। वह भूखे लोगों के ने विद्रोह शुरू कर दी। तो भूखे लोग तो उन्होंने विद्रोह शुरू किया क्योंकि अकाल हो गया। अकाल किस वजह से हुआ, क्योंकि खाद्यान्न फसलों की क्या हो गई, उत्पादन में कमी हो गई। अगला है फकीर व सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820। फकीर बंगाल में घुमंतु धार्मिक मुसलमान भिक्षुओं के समूह थे। तो फकीर कौन थे, बंगाल में घुमंतु जो घूमते रहते हैं, वो धार्मिक मुसलमान, वो धर्म से मुसलमान थे। उन भिक्षुओं ने भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने वाले जो फकीर थे, उनका एक समूह था। दो प्रसिद्ध हिंदू नेताओं ने इनका समर्थन किया। वे थे भवानी पाठक और देवी चौधरानी। उन्होंने अंग्रेजों के कारखानों पर धावा बोला, व उनका सामान, नकदी, शस्त्र व बारूद छीन लिए। मंजनू शाह उनके प्रमुख नेताओं में से एक थे। अंततः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन विद्रोहों को नियंत्रित किया जा सका। सन्यासी विद्रोह की घटना बंगाल में 1770 से 1820 के मध्य हुई। 1770 के भीषण अकाल के बाद बंगाल में सन्यासियों के विद्रोह उभरे, जिसके कारण
अव्यवस्था व गरीबी फैल गई। तथापि विद्रोह का तत्कालीन कारण था हिंदू और मुसलमान दोनों को उनके तीर्थ स्थलों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिबंध। तो ये विद्रोह का कारण क्या था? सन्यासियों ने क्यों विद्रोह प्रारंभ किया? जो हिंदू और मुसलमान थे उन दोनों को ही जो तीर्थ स्थल है उन पर जो जाने वाले जो तीर्थ यात्री थे उन पर अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? अंग्रेजी सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप तीर्थ यात्रा नहीं करोगे। तो अब धर्म पे बात आ गई, ठीक है। तो इसलिए सन्यासियों ने भी क्या किया? विद्रोह कर दिया। नील विद्रोह जो 1859 से 1962 के बीच में चला। अंग्रेजों ने किसानों और जमींदारों पर भारी कर अदा करने में वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए गहरा दबाव डालना शुरू कर दिया। तो अब अंग्रेज क्या करते थे? किसानों की जो खेती होती थी उस पर जो वो भारी उन्होंने कर लगा दिया और साथ में वाणिज्यिक खेती जो नील वगैरह पटसन वगैरह उगाने के लिए उन पर दबाव बनाया। नील की खेती का निर्धारण अंग्रेज के कपड़ा बाजार के अनुरूप किया जाता था। तो नील की खेती का निर्धारण कि किस तरह से नील को उगाना है, कितने जगह में नील को उगाना है और कितनी कीमत वो देंगे अंग्रेज, तो पहले ही बंदोबस्त हो जाता था उनका, यानी पहले ही उनका मूल्य निर्धारित हो जाता था खेती के अकॉर्डिंग कि नील की खेती का निर्धारण अंग्रेजों के कपड़ा बाजार के अनुरूप ही तय किया जाता था। नील की खेती करने वालों में मुख्य 3 कारणों से असंतोष थे। तो जो भी किसान नील की खेती करता था वो 3 कारणों से उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया था। वो 3 कारणों से नाराज थे अंग्रेजों से। किस वजह से थे? पहला, नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था। तो अंग्रेजी जो शासन थे वो किसानों को जो नील उगाने के लिए पाबंद करती थी कि आप तो हम इस खेती पर क्या उगाओगे? नील उगाओगे और हम उसके बदले आपको पैसा देंगे। तो जो भुगतान वो करते थे नील की खेती के बदले, जो नील की खेती को जो नील की उपज को खरीद के ले जाते थे, तो उसका भुगतान किसानों को कम किया जाता था। नील की खेती व खाद्यान्न फसलों की बोने की अवधि एक ही थी। देखो, जब नील की खेती उगाई जाती थी, जब नील की खेती उगाने का जो मौसम आता था उसी समय खाद्यान्न फसलों को भी उगाया बोने का समय आता था। तो दोनों का समय एक जैसा था। तो जब नील की खेती की जाएगी खेतों के अंदर तो खाद्यान्न फसलों की उपज नहीं हो पाएगी, जिससे क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा, है ना। वस्तुओं की, खाद्यान्न वस्तुओं की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। नील की खेती में मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त हो रही थी। जब खेत के अंदर नील की खेती की जाती है तो वो मिट्टी क्या हो जाती है? अनउपजाऊ हो जाती है। तो ये स्थिति किसके साथ हो रही थी? किसानों के साथ हो रही थी। इसलिए किसानों में जो नील की खेती करने वाले जो भी किसान थे उसमें असंतोष उत्पन्न हो गया था। तो पहली बात तो ये कि दोनों फसलें, खाद्यान्न फसलें, नील की खेती एक साथ क्या करना, ठीक है। नील उगाने में जो उन्हें भुगतान दिया जाता था वो भी कम देते थे अंग्रेज सरकार। दूसरा, नील की खेती करने से भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती थी। फलस्वरूप देश में खाद्यान्नों के भंडारों का अभाव हो गया। किसानों को व्यापारियों व दलालों के हाथों परेशान होना पड़ा। वे अपना सामान सस्ते दामों में बेचना पड़ा। वही जमींदारों को अपना वर्चस्व बनाए रखने और उनके द्वारा शासित क्षेत्रों में उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समर्थन किया। हिंदू व मुसलमान किसानों ने नील की खेती नहीं करने का अभियान चलाया। हड़ताल की व मालिकों पर कानूनी केस दर्ज करा दिया। प्रेस में मिशनरियों ने इसका समर्थन किया। तो जो भी इसमें प्रेस थे, मिशनरी थे, उन्होंने भी किसानों का क्या किया? समर्थन किया। अंततः 1860 में सरकार ने आदेश जारी किया कि जिसमें अधिसूचित किया गया कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करना गैर कानूनी। रैयत यानी कि किसानों को नील की खेती करने के लिए, अब उनकी मर्जी है कि उनका खेत कुछ भी उगाए उसके अंदर, लेकिन यहाँ तो अंग्रेज उसको पाबंद करते थे कि नहीं, आपको तो नील की खेती उगानी है। क्योंकि अंग्रेजों को तो क्या था? अपने लाभ के लिए ही तो वो खेती करवा रहे थे। नील के उत्पादन होता, ठीक है, वो अपने देश लेके जाते, कपड़े के अंदर वो नील काम आता था। तो नील की खेती करने के लिए बाध्य करना गैर कानूनी है, ये घोषित कर दिया गया। अगला है फरियाजी आंदोलन। ये है 1838 से 1848। ये अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम कोई कर नहीं दिए जाने संबंधी अभियान था, जिसका नेतृत्व शरियतुल्लाह खान व दादू मियाँ ने किया। इनके स्वयंसेवकों की टुकड़ियों बेऊस ने नील उगाने के मालिकों और जमींदारों से बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो इन्होंने क्या किया? उनके स्वयंसेवकों की जो टुकड़ियाँ थी उन्होंने नील बागान के मालिक जो भी थे और जो जमींदार थे उनका उन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ विद्रोह किया। इसने बंगाल के सभी खेतीहरों को भूस्वामियों के अत्याचार व गैर कानूनी वसूलियों के विरुद्ध एकजुट कर दिया। तो जो भी बंगाल के जो भी खेतीहर थे, जो भी किसान थे, जो भी भूस्वामी थे, उनके अत्याचारों व गैर कानूनी वसूलियों के विरुद्ध सभी को क्या किया? एकजुट किया। अगला है जनजातीय विद्रोह। एक अन्य समूह जिसने अंग्रेजी स्वराज्य के विरुद्ध विद्रोह किया वे थे जनजातीय लोग। जमीन व जंगल उनकी जीविका के मुख्य साधन थे। तो जनजाति क्या होती है? जो जंगल में रहती है, जो आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है। तो जमीन और जंगल ही उनके लिए क्या होता है? जीविका का साधन होता है। जनजाति समुदाय गैर जनजाति समुदाय से बिल्कुल अलग अलग रहते थे। अंग्रेजी नीतियाँ जनजाति समुदाय के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इसने उनकी उपेक्षाकृत आत्मनिर्भर व्यवस्था व समुदायों को नष्ट कर दिया। यह लोग परंपरागत हथियारों, विशेष रूप से धनुष बाणों का उपयोग करते थे। अक्सर
अक्सर हिंसक हो जाते थे। तो ये क्या हो जाते हैं, हिंसक हो जाते थे। अंग्रेजों ने सख्ती से इनका दमन किया, इन्हें अपराधी और समाज विरोधी घोषित कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, आदिवासी जो जनजाति समूह थे उनको उन्होंने क्या किया, समाज में कह दिया कि ये जो जनजाति समूह ये तो क्या है, अपराधी समूह है, ठीक है। तो उनको हिंसक और अपराधी घोषित कर दिया। किस शासन ने, ब्रिटिश शासन ने। इतना ही नहीं, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर उन्हें जेलों में डाल दिया, वे कईयों को फांसी भी चढ़ा दिया। तो इसी के अंतर्गत है संथाल विद्रोह। तो संथाल भी क्या है, जनजाति है, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1857। संथालों के गढ़ को दमन एक कोथा संथाल परगना कहा जाता था, जो बिहार के भागलपुर से दक्षिण में उड़ीसा तक, हजारीबाग से बंगाल सीमा तक विस्तृत था। यह लोग शांतिपूर्ण अपना जीवन यापन कर रहे थे। जमींदार व साहूकारों ने अंग्रेजों से तंग आकर उनके खिलाफ शस्त्र उठा लिया। तो जमींदार थे, साहूकार थे, उन्होंने अंग्रेजों से तंग आकर क्या किया, उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाया। इसका नेतृत्व सिद्धू व कानुका रहे थे। दुर्भाग्यवश इस असमान स्तर की लड़ाई में संथाल विद्रोह का दमन कर दिया, परंतु कृषक संघर्षों के लिए ये विद्रोह प्रेरणा स्रोत बन गया। अगला है मुंडा विद्रोह। 1899 से लेकर 1900 तक पारंपरिक रूप से मुंडाओं को जंगल की सफाई करने के रूप में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिसे किसी अन्य को नहीं दिया जाता था। तो जो मुंडा वर्ग थे वो क्या करते, जंगलों की सफाई करने के लिए उनको विशेष अधिकार प्राप्त है कि आप लोग जंगल की सफाई का कार्य करोगे, और ये अधिकार किसी और को नहीं दिया जाता। ये काम किसका था, सिर्फ मुंडा का ही था, ठीक है, मुंडा जातियों का ही था। परंतु अंग्रेजों की ठेकेदारी प्रथा ने इन्हें विद्रोही करने पर मजबूर कर दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, उसको ठेकेदारी पर दे दिया जंगल की सफाई करने को। तो इससे क्या, उनका रोजगार छिन गया, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, मुंडा विद्रोह हुआ। तो मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व बिस्रा मुंडा ने किया। वे जनजातियों के लोगों को पवित्र वृक्ष कुंजों की पूजा की प्रथा को बनाए रखने का संदेश दिया। तो अब जनजाति क्या, कि पेड़ों को बड़ा ही पवित्र मानते, पेड़ों को अपना आजीविका का साधन मानते। तो इन्होंने क्या किया, पवित्र वृक्ष कुंजों की जो पवित्र पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा प्रथा को बनाए रखने का संदेश इन्होंने दिया। 19वीं में मुंडा की जेल में मृत्यु हो गई। यह विद्रोह दब गया। परंतु इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम टीनेस एक्ट के अधीन लोगों को भूमि पर कुछ स्वामित्व प्रदान किया व जनजातियों की बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दी गई। तो बंधुआ मजदूरी क्या होती है कि फिर उनको बंधुआ मजदूर कर लिया, यानी कि उनको बांध लिया एक तरह से कि आपको हमारी यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो उसका पैसा नहीं देते थे, सिर्फ फ्री में उससे बेगारी करवाते थे, मजदूरी करवाते थे। अगला है जयंतियों व गारो का विद्रोह, जो 1860 से लेकर 1870 के बीच हुआ। प्रथम एंग्लो ब्रह्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी असम को सिल्टर यानी बांग्लादेश से जोड़ते हेतु सड़क योजना बनाई, जिसका जयंतियों व गारो ने विद्रोह किया। तो अंग्रेजों ने इनके घर जला दिए व 1860 में गृहकर व आयकर शुरू कर दिया। गृहकर मतलब घर पर कर लगाना, घर पर टैक्स लगाना, और आयकर लगाना। अतः शत्रुता और बढ़ गई और जयंतियों का नेता यू कियांग नागवाहा को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। वे गारो का नेता लोमान संगमा अंग्रेजों से हार गया। अगला है भीलों का विद्रोह 1831। तो 1818 से लेकर 1831 तक भीलों का विद्रोह चला। भील स्वानादेश यानी आज का महाराष्ट्र व गुजरात में रहते थे, ठीक है। तो ये भील है, तो आज के जो स्वानादेश एक जगह का नाम जो आज का महाराष्ट्र गुजरात है उसको बोलते थे, उसमें रहते थे, जो कि 1818 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। बाजीराव द्वितीय के मंत्री त्र्यंबकजी ने उकसाने पर भीलों ने विद्रोह कर दिया। अगला है कोल विद्रोह 1831 से 1832। छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंह भूमि में कोलों को अपने मुखियाओं के अधीन स्वायत्तता प्राप्त थी, परंतु अंग्रेजों के आने से उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो गया। बाद में अंग्रेजी हस्तांतरण कानून, साहूकार व व्यापारियों के आने से विद्रोह बढ़ गया, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों को बाहर से सैनिक टुकड़ियां मंगवानी पड़ी। तो ये था कोल विद्रोह। अगला है मेपिला विद्रोह 1836 से 1854। मेपिला भाड़े पर खेतीबाड़ी करने वाले भूमिहीन मजदूर में मालाबार क्षेत्र के मछुआरे मुसलमान थे। तो मेपिला कौन थे, जो भाड़े पर यानी खेती पर भाड़े से खेती करते थे, खेती में जो भी उपज होती थी उनका वो कुछ पैसे किसानों मालिक को दे देते थे। तो भाड़े पर खेतीबाड़ी करने वाले भूमिहीन मजदूर में मालाबार क्षेत्र के मछुआरे मुसलमान थे। इस क्षेत्र पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार करने व नए भूमि कानूनों की वजह से मेपिलाओं ने विद्रोह कर दिया, जिसको दबाने में अंग्रेजों को काफ़ी वर्ष लगे। अगला 1857 का विद्रोह, कारण, दमन व परिणाम। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, उसका दमन कैसे हुआ और उसका लास्ट में परिणाम क्या रहा।
1857 का विद्रोह 10 मई को जब आरंभ हुआ था, तब भारतीय सैनिकों ने मेरठ में बगावत शुरू कर दी थी। कब आरंभ हुआ? 10 मई को। कहाँ आरंभ हुआ? मेरठ में बगावत कर दी। जो आप मंगल पांडे का नाम सुनते हो, ठीक है, वहीं से जो मेरठ में है, उन्होंने बंगाल मेरठ के अंदर उन्होंने बगावत शुरू की। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया, परंतु अब इसे स्वाधीनता प्राप्ति का प्रथम युद्ध माना जाता है। विद्रोही दिल्ली के लाल किले में प्रवेश कर गए वे शांतिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। यह विद्रोह अंग्रेजों की आक्रामक साम्राज्य नीतियों के विरुद्ध एक बड़ा औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन था। तो ये बहुत बड़ा विरोधी आंदोलन हुआ, हालांकि बाद में दबा दिया गया, वरना उस समय कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाया। वरना इसमें भी कुछ अच्छे से तरीके से अगर विद्रोह किया जाता, ठीक है, तो हमारा देश उस समय 1857 के विद्रोह में ही आज़ाद हो जाता। हमें 1947 तक का हमें इंतजार ही नहीं करना पड़ता। तो देखो विद्रोह के क्या क्या कारण थे। तो शुरुआत कब हुई? 10 मई को। बैरकपुर छावनी थी मेरठ में, वहाँ से भी हुई है, ठीक है। बैरकपुर छावनी जो बंगाल में जो है ना मंगल पांडे, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला विद्रोह के कारण, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या थे? अंग्रेज अपने देश के अधिक से अधिक धन की उगाही करना चाहते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे? अपने देश से जो भारत देश है उसमें अधिक से अधिक धन की उगाही करके वो अपने इंग्लैंड लेकर जाते थे। सहायक संधि के आधार पर छोटे छोटे राज्यों को हड़पना, गोद प्रथा में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप, लोगों के बुनियादी रहन सहन। तो जो भी सहायक संधि के आधार पर उन्होंने क्या किया, जो भी छोटे छोटे राज्य थे भारत के अंदर, उनको उन्होंने हड़प लिया, और साथ में गोद प्रथा की जो है उसमें हस्तक्षेप डाला। यानी जिन राजाओं को संतान नहीं होती थी, उन राज्यों को वो क्या करते थे, उन पर गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था उस राजा को, और उस राज्य की जो संपत्ति थी, वहाँ के जो भी शासन में जो भी क्षेत्र था उसको अपने अधीन कर लेते थे। लोगों के बुनियादी रहन सहन, परंपरा, विश्वास, मान्यताओं, मानकों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप आदि। तो ये कारण क्या था? राजनीतिक कारण था। अगला है आर्थिक कारण। भारत में संपदा की लूटपाट व धन निकासी हेतु अनुचित उपाय किए गए। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन कर उसे अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अधीन कर दिया। कच्चा माल खरीदने व अंग्रेजी द्वारा अपना माल बेचने हेतु 1853 में डलहौजी ने कोलकाता से आगरा तक प्रथम टेलीग्राफिक लाइन खोली व भारतीय डाक सेवा की शुरुआत की। तो आर्थिक कारण भी रहे, वो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, बना बनाया माल इंग्लैंड से यहाँ महंगे दामों में बेचते थे। यहाँ के रोजगार खत्म हो गए, जो है ना यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो हस्तकार जो दस्तकार है, वो सारे के सारे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और ठीक है, जिसके कारण भी यहाँ पर क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल वो अपने देश लेके जाते थे, और वहाँ से बना बनाया माल जो मशीनों से बनता था उसको भारत में बेचते थे और महंगे भाव में बेचते थे। तो जिसके कारण आर्थिक संकट भारत में उत्पन्न हो गया था। सामाजिक व धार्मिक कारण, अंग्रेज भारतीय जनमानस की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे। सती प्रथा, शिशु हत्या का विरोध, विधवा पुनर्विवाह व महिला शिक्षा जैसे मुद्दों ने अनेक भारतीयों को नाराज कर दिया। तो देखो, सती प्रथा, शिशु हत्या का विरोध, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा, ये काम अंग्रेजों ने अच्छे किए थे। लेकिन उस समय के लोगों की सोच क्या थी, परंपरावादी थी, रूढ़िवादी थी। तो उस समय के लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। हालांकि उन्होंने किया तो ठीक था कि सती प्रथा को हटाया जाए, क्योंकि ये गलत चीज़ है, ठीक है। शिशु हत्या का विरोध भी उन्होंने किया अंग्रेजों ने। तो कुछ चीज़ें तो अंग्रेज अच्छे काम करके गए हैं, है ना। लेकिन उस समय की भारतीयों की मानसिकता क्या थी, अपने धर्म को बहुत ऊंचा मानते थे, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, विरोध किया। लोगों को ईसाई बनाने के उद्देश्य से स्कूल और कॉलेज खोले। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक काम ये भी किया कि लोगों को ईसाई बनाने, अपने धर्म को, उनके धर्म को परिवर्तन करने के लिए उन्होंने स्कूल और कॉलेज खोले, और उसमें ईसाई धर्म की शिक्षा उनको दी जाती थी। 1806 में मद्रास प्रेसिडेंट में 1806 में मद्रास प्रेसिडेंट में सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाई गई। समुद्र पार भेजना भारतीयों को अच्छा नहीं लगा। समुद्र पार यात्रा का तात्पर्य होगा अपनी जाति से बाहर हो जाना। तो इस तरह से उनको क्या लगा, तो ये भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा। सेना में असंतोष, भारतीय सैनिकों ने के हितों की अनदेखी की गई, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया। अब देखो, सेना में असंतोष क्यों उत्पन्न हुआ, कि पहली बात तो ये कि भारतीय जो सैनिक थे उनको कोई ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, अंग्रेजी सैनिकों को कोई ऊंचा पद दिया जाता था, ठीक है। दूसरा, उस समय जो ये होता था कि ये भी हुआ था कि जो भारतीय जो सैनिक हैं उनकी सेना, उनके जो है ना जो चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, तो गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी उनके कारतूसों में लगी हुई होती थी। तो ऐसा भी था कि गाय और सूअर की जो ना चर्बी लगे कारतूसों की जो बंदूक थी उसको उनको मुंह से खोला जाता था। तो देखो, सूअर लगी हुई चर्बी को तो मुस्लिम लोग अवैध मानते हैं, ठीक है, और साथ में गाय की चर्बी लगी जो हथियार थे उसको हिंदू लोगों के लिए अवैध है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो इस वजह से भी उन दोनों धर्मों के अंदर क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति क्या हुआ कि विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई।
और साथ में उन्होंने हड्डियों का चूरा मिला दिया आटे के अंदर, ठीक है। जो भी अंग्रेजों के जो अधीन जो सैनिक थे उनके आटों में चूरा मिलाना, हड्डियों का चूरा मिलाना, जो है कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगाना। तो इस वजह से क्या हुआ, जो सिख जो सिपाही थे उनको पगड़ी नहीं रखने देना, दाढ़ी मूंछ को कटवाना, ऐसे कई कारण थे। यहाँ आपको शॉर्ट में बताया गया। तो ऐसे कई कारण थे जिसके कारण भी जो है जो सेना में असंतोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि सेना के अंदर तो उस समय हर धर्म के लोग थे जो अंग्रेजों के अधीन कार्य करते थे। अगला तत्कालीन कारण, कुछ तत्कालीन कारण भी थे जिसके कारण तत्कालीन तुरंत होने वाले कारण भी थे। देखो, सरकार ने पुरानी बंदूक जिसको मस्केट ब्राउन बैंक्स को बदलकर एनफील्ड राइफल में बदला। तो उनके पास पहले बंदूक थी, कौन सी, मस्केट बंदूक थी, जिसको एनफील्ड राइफल्स में बदल दिया गया, जिसे बारूद भरने लोड करने की प्रक्रिया में कारतूस के मुंह पर लगाकर उसके ढक्कन को दांत से काटकर खोलना पड़ता था। मैंने अभी बताया, ठीक है, क्योंकि उसको मुंह से खोलना पड़ता था। कौन सी वो राइफल थी, एनफील्ड राइफल। यानी ये एनफील्ड राइफल नामक बंदूक आई जिसमें बारूद भरने के लिए उसके कारतूस को मुंह तक लाकर उसको ढक्कन को मुंह से खोलना पड़ता था। जनवरी 1857 में सैनिकों ने अफवाह फैल गई कि चिकनाई लगे कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी है, अतः सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अगला है विद्रोह के चरण। मंगल पांडे पहला ऐसा सैनिक था जिसने विद्रोह प्रारंभ किया। तो गाय और सूअर की चर्बी का विद्रोह किसने कर दिया, सबसे पहले मंगल पांडे। तो मंगल पांडे पहला ऐसा सैनिक था जिसने इसका विद्रोह किया। करते हुए 29 मार्च 1857 बैरकपुर में 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। उसके बाद मेरठ में भी विद्रोह हुआ। तो पहले बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था जो बंगाल में था। उसके बाद कहाँ विद्रोह हुआ, मेरठ में विद्रोह हो गया, जहाँ पर घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट के 85 सैनिकों की चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार करने पर 2 से 10 वर्षों की सजा दी गई। 10 मई 1857 को देश की कई जगह विद्रोह शुरू हो गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिया गया। वहीं कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित कर उनकी सेना की कमान तात्या टोपे व अजीमुल्ला ने संभाली। लखनऊ में बेगम हजरत महल की सहायता मौलवी अहमदुल्ला ने की थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई व आरा कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बरेली में विद्रोह के नेता थे खान बहादुर खान। अपनी खोई प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अंग्रेजों ने पंजाब की सैन्य सहायता लेकर घेराबंदी की। वे 4 माह बाद 10 सितंबर 1857 को दिल्ली फतेह कर ली। तो दिल्ली पर 10 मार्च 1857 में अंग्रेजों ने अपनी जीत हासिल की। यह युद्ध 10 माह चला। गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने 8 जुलाई 1858 को विद्रोह के समापन की घोषणा की। लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे को सोते हुए पकड़ लिया गया, वे बाद में फांसी दे दी गई। बहादुर शाह जफर को देश निकाला देखकर रंगून भेज दिया गया। तो रंगून जेल में बहादुर शाह को भेज दिया गया। ये बहादुर शाह वही है जो एक शायर भी रहे हैं, ठीक है। जहाँ 1867 में 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके पुत्रों को दिल्ली में ही गोली मार दी गई। इस तरह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया। अगला है विद्रोह की प्रकृति। विद्रोह की क्या विशेषता रही, क्या प्रकृति रही। यदि आप 1857 के तथ्यों का घेरे से अध्ययन करें तो पाएंगे कि विद्रोह की शुरुआत सैनिक द्वारा की गई, परंतु बड़ी संख्या में असैनिक मानस भी इसके साथ जुड़ गया। असैनिक मानस मतलब जनता भी उनके साथ जुड़ गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि 1857 से पहली बार विभिन्न जातीय हिंदुओं व मुसलमानों ने भारतीय सेना के लिए चयनित सैनिक, जमींदार व किसान एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए। तो 1857 की क्रांति के अंतर्गत ही पहली बार विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातियाँ, हिंदू, मुस्लिम, है ना, और जमींदार, सैनिक, किसान सारे एकजुट होकर क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया। स्पष्टतः ये एक लोकप्रिय विद्रोह था जिससे लगभग सभी भारतीय वर्गों में एकता का संचार किया। विद्रोह की असफलता। अब विद्रोह असफल क्यों हुआ। यह एक संगठित व शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने हेतु हमारे पास बहुत कम अवसर थे। देखो, एक संगठित और शक्तिशाली शत्रु कौन था, ब्रिटिश शासन था, जो संगठित था, शक्तिशाली भी था। तो उनके विरुद्ध सफलता प्राप्त करने हेतु हमारे पास समय भी, अवसर भी क्या था, बहुत कम था। विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जैसे कि बागियों के उद्देश्य में एक रूपता का भाव। जो भी बागी थे, यानी जो भी क्रांतिकारी थे, उनके जो उद्देश्य था वो एक रूप नहीं था। कश्मीर, पंजाब, सिंध व राजपूताना विद्रोह से दूर है। कश्मीर है, पंजाब है, सिंध और राजपूत वो इस विद्रोह से दूर है। उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। उच्च व शिक्षित वर्गों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। विद्रोहियों के पास अस्त्र शस्त्र व धन का भी अभाव था। विद्रोह की सार्थकता का प्रभाव। 1857 के विद्रोह का प्रथम लक्षण था कि भारतीय अंग्रेजी शासन को समाप्त करना चाहते थे और इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु वह संगठित कक्ष से खड़े होने के लिए भी तैयार थे। हालांकि वह अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहे।
यद्यपि ये सभी भारत में राष्ट्रीयता का बीज बोने में सफल जरूर हुए। राष्ट्रीयता का बीज यानी अब भारत में एकता का बीज बो चुका था, ठीक है, जिसका परिणाम 1947 की हमारे देश की आज़ादी से हमें पता चलता है कि उस समय जब ये 1857 में क्रांति प्रारंभ हुई, भले ही वो असफल हो गई, लेकिन लोगों के अंदर उन्होंने एकता का बीज बो दिया था और वो जान गए थे कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा पाना, हमें ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाना है और हमारे देश को आज़ाद करवाना है। फिर कई क्रांतिकारी आए, कई नेता आए, कई क्रांतिकारी ऐसे हुए है ना जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। यहीं से अंग्रेजी शासन द्वारा फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत हुई, जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में अविश्वासी होने लगे। तो कुछ ऐसे भी परिणाम सामने आए, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का तो मकसद क्या था, देश पे राज करना, और उन्होंने कई ऐसे पैतरे अपनाए, ठीक है। चलो एकता हो रही है, चलो फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपना ली। तो इस तरह से इस चैप्टर में बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। आप अपने पाठ्य पुस्तक से भी लेक्शन को पढ़ो एक बार, ठीक है, फिर शॉर्ट में यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो करो आप, ठीक है। हम तो स्टूडेंट के लिए ही काम कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट में ऐसे वीडियो उपलब्ध हो पाए, ताकि आप अपने शॉर्ट में जल्दी से तैयारी कर पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।